तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया इसको हम लोग सोल्व करते हैं, जिससे आपको पता भी चल जाए कि आपकी एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चंस, किस लेवल का क्वेश्चंस आने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आपका इस मॉडल पेपर में दिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन से लिखा गया है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज ए नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अगर इसका कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल्य इकाई नहीं है। ठीक है, अब मतलब कि अगर मान चलिए आप लोग मेजरमेंट करें किसी भी चीज का, किसी भी यूनिट का, अगर आप लोग बेसिक यूनिट है, अगर आप लोग उसको मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो उसका दोस्तों एक मूल मापन कोई इकाई नहीं होगा। आप लोग किस किस से माप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग समय से माप करेंगे, तापमान से, द्रव्यमान से। ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी मोमेंटम यानी कि संवेग से किसी भी चीज को हम लोग नहीं मापते हैं। ठीक है, समय से आप लोग माप सकते हैं कि कितना समय तक चल रहा है, तापमान से आप लोग मानेंगे कितना डिग्री तक बढ़ा, द्रव्यमान से ही कितना उसका वेट हुआ। लेकिन हम लोग कभी भी हम लोग मास यानी कि आपका मोमेंटम से, संवेग से हम लोग मूल की मापन इकाई नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2025 आपका 24 में भी पूछा जा चुका है। और इसका जो आंसर है मैं आपको बताया था कि इसका जो है कार्य होगा वर्क यानी कि आप सभी का ऊर्जा। ठीक है, यानी कि कार्य जो आपका विमीय सूत्र किसका, गतिज ऊर्जा और आपका एक, ठीक है, वर्क यानी कि कार्य, दोनों का विमीय सूत्र क्या है, एक समान है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर देखिएगा, एक कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक कार को दोस्तों इतना विराम अवस्था में 30 मीटर पर सेकेंड की गति पकड़ लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, जो आप सभी का विराम अवस्था में जो मीटर पर सेकेंड दिया गया कितना, 30 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर जो टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो इसको आप लोग काटेगा तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप सभी का त्वरण का ऐसा है मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल सही आंसर। 4 नंबर देखिए, कहता है इक्वेशन ऑफ द मोशन इज द एप्लीकेबल टू मोशन विथ। गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन ऑफ मोशन विथ, तो किस स्थिति में लागू होगा? तो यहाँ पर 4 का जो डायरेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण जब होगा तभी आपका गति का जो समीकरण लागू होगा, इक्वेशन लागू होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है आप लोग जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 में यहाँ पर आप लोग कहता है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, व्हाट हैपन टू इट एक्सीलरेशन। जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो कि यहाँ पर मान चलिए, ठीक है, आप सभी का एक गाड़ी है, ठीक है, मान चलिए इस प्रकार का कोई गाड़ी है, ठेला है, जो गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हम लोग इसी डायरेक्शन में जो उसको बल लगा रहे हैं, यानी कि अपना हाथ से इसको ढकेल रहे हैं। और जब ढकेलिएगा तो इसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, एक्सीलरेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो अगर कोई वस्तु जिस दिशा में आपका चल रहा है उसी दिशा में अगर आप लोग उस पर बल लगाइएगा तो उस पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, त्वरण जो है ये आपका क्या होगा, तो इट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, त्वरण आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11 की इस वीडियो को देख रही है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का मॉडल पेपर एक एक सेट को जारी किया गया है, और इससे आपका जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, बहुत ही कम क्वेश्चंस आएगा, मिनिमम आपका 2 से 3, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि उसके एग्जाम में फुल नंबर आए, कि 95% नंबर, 90% नंबर आए, तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है, तहलका गेस्ट पेपर, जिसका प्राइस है 79 रुपये है। अगर आप लोग इस गेस्ट पेपर को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 90% अंक आ सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, और आप लोग अपना पढ़ाई को और भी बढ़िया यानी कि ताबड़तोड़ तहलका मचा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी चाहता है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके गेस्ट पेपर जरूर से परचेज कीजिएगा। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर।
कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण, ठीक है, और समय के बीच का संबंध क्या कहलाता है। तो यहाँ पर समय का जो बीच का जो संबंध है ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नियतांक होगा, किसी भी प्रकार से बदलेगा नहीं, कांस्टेंट होगा, ठीक है। जिस प्रकार से गतिमान कर रहा था, जिस प्रकार से चल रहा था, जिस प्रकार से मूव कर रहा था उसी प्रकार से होगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आप लोग 7 नंबर देखिएगा कि द रेस्टोरेंट ऑफ, ठीक है, रेस्टोरेंट टू वेक्टर इज अ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है तब उनके बीच का कोण क्या होगा। मान चलिए कोई दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर आपके पास दे दिया गया है और इसका जो अगर मान चलिए इसको मैक्सिमम बोला जा रहा है, इसका जो परिणाम है वो ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है, तो इसके बीच का जो कोण होगा, ये दोनों वेक्टर का बीच का जो कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका 0 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए परिमाण जब ये अधिकतम होगा दो सदिशों के बीच, दो वेक्टर के बीच, तो यहाँ पर इसका जो है एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को भी कहा जाता है, तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 8 का जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, बिंदु गुणनफल कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइलेशन ऑफ द मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर हिंदी में हम लोग बात की जाए कि प्रत्येक प्रक्षेप गति में अधिकतम 36 परास के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा 9 का आपको बता दी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए और फिर से दोस्तों एक और चीज बात, जितने सारे विद्यार्थी मान चलिए कोई गेस्ट पेपर लेकर नहीं पढ़ना चाहता, वो बोले सर जी हमें ऐसा चीज बता दीजिए जहां पर हमको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशंस को बताया जाए। तो आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए आपका क्रैश कोर्स भी चालू किया गया है, जो कि आपका क्लासेस चल रही है, रेगुलर चल रही है और डेली चल रहा है। अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन हो जाते हैं तभी आपका 90% अंक आ जाएगा। हर एक चीज यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है, PYQ, रिकॉर्डेड, रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट सारा चीज कराया जा रहा है। अगर क्रैश कोर्स की बात की जाए तो मात्र आप सभी का 199 रुपया प्राइस है, ठीक है, 199 रुपया। अगर आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 साइंस के ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको क्लास के बारे में सारा चीज़, ठीक है, और क्लास के बारे में हर एक चीज़ बताने के बाद आपको ज्वाइन भी कर लिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 10 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के नियतांक रहती है। मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, कौन ऐसा है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत कांस्टेंट रहेगा। तो इसका बात कहता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सेलरेशन, जो त्वरण है आपका बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, नियतांक रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम आप लोग कैसे लिखेगा सूत्र के मुताबिक, तो न्यूटन गति का दूसरा नियम हम लोग लिखते हैं dp/dt, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग 12 नंबर देखिएगा, ए बॉल ऑफ ए मास एम स्ट्रिक ठीक है रिजिड वॉल with velocity u and rebound with the same speed, the impulse imparted to ball by the ball is। ये भी जो क्वेश्चन है आप सभी का 2024 में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं, आप लोग खोल के देख सकते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। वहां पर बोला है एम द्रव्यमानी ये गेंद यू के एक कठोर दीवार से टकराती है। मतलब कि जो है मान चलिए कोई गेंद है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान आप सभी का एम बोला गया है। यहाँ पर एक दीवार है, तो इस दीवार से वो गेंद क्या करता है, टकरा जाता है यहाँ पर, ठीक है। टकराने के बाद फिर उसी दिशा में यहाँ पर क्या होता है, लौट जाता है। तो लौटने के बाद आपसे पूछा कि गेंद द्वारा किया गया आवेग क्या होगा। तो जो आवेग होगा यहाँ पर ये -2mu का होगा, ठीक है, -2mu का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका आप लोग का देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन इज यूज्ड टू, यानी कि स्नेहन का उपयोग किया जाता है। तो स्नेहन का जो उपयोग ही आप सभी का किसके लिए, डिक्रीज ऑफ द फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए फोर्स ऑफ 10x, ठीक है, 10 न्यूटन x ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पिंड में क्या, ठीक है, त्वरण उत्पन्न होगा। तो पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होगा ये आपको एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जिसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा,
जो न्यूटन दिया गया है 10 और जो मास दिया गया है 1, इसका इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। इसके बाद 15 नंबर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी ऑफ बॉडी मास एम। मतलब कि द्रव्यमान एम एक पिंड का गति ऊर्जा और संवेग के बीच का संबंध क्या है। मतलब कि आप सभी को द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मास, मोमेंटम और एनर्जी, ये तीनों के बीच संबंध आपको पूछा है, सूत्र पूछा है। तो सूत्र यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2 आपका द्रव्यमान की 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट द वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब कि कोई ऐसा वस्तु है, ठीक है, वस्तु है जिसका हम लोग वेग को बिल्कुल क्या करना है, 3 गुना कर देना है। जैसे 3 गुना कीजिएगा तो इसका जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो जैसे वेग को 3 गुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा आपका 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन समझ से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र लगेगा सबसे पहले तो मैं बता दूं हाफ, ठीक है, mv² वाला लगेगा। जैसे कि आप लोग v को आप लोग 3 गुना कीजिएगा, 3 गुना मतलब कि 3v हो जाएगा, और स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, इस प्रकार से 9 गुना होगा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट 17 नंबर, एक हॉर्सेस पावर, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, ठीक है, एक अश्व शक्ति में जो आपका होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 18 नंबर कि kWh इज द यूनिट ऑफ द फ्लोइंग। मतलब कि kWh निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो किलोवाट घंटा आपका एनर्जी ऊर्जा का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व अघूर्णन के रेखीय अनुरूप है, तो अनुरूप का कौन सा अघूर्णन का रेखीय अनुरूप होगा, तो 19 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग सुन रहे हैं, मास यानी कि द्रव्यमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, वेयर इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, मान के चलिए कोई छड़ है, ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान आपका पूछा है, जो केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो 20 का जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छड़ के बीच में। जैसे हम आपको यहाँ पर बता दिए छड़ का बीच में होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर, व्हाट इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m एंड द रेडियस r अबाउट इज डायमीटर। मतलब कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का, ठीक है, उसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण पूछा है, डायमीटर पूछा है, इसका क्या हो जाएगा, तो डायमीटर जो इसका होगा बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, यहाँ पर 2/5, ठीक है, mr² मास, ठीक है, बाय मास रेडियस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको 22 में, व्हाट इज द इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेलोसिटी पूछा आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी का प्लान वेग पूछा कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा यानी कि लगभग में कितना होगा, तो पृथ्वी का अर्थ का जो एक्सेप्ट वेलोसिटी कितना होता है, तो आप सभी को बता दें आप सभी का कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद आप लोग 23 नंबर, इट एन, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। दीर्घघातीय वृत्तीय, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है, तो जो भी इलिप्स होता है, इलिप्स कैसा होता है सबसे पहले मैं बता दूं, तो इलिप्स कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का इलिप्स होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सूर्य कहाँ पर स्थित होगा, यानी कि सन कहाँ पर लोकेटेड होगा, तो यहाँ पर जो सन है एट वन ऑफ द फोक, यानी कि फोकस में एक पर, ठीक है, फोकस में से एक पर कहीं पर यहाँ पर जो है सन लोकेटेड होगा। 24 नंबर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ इट द वेट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग कितना होता है, तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन से आपको पता होगा, तो लगभग 1/6 यानी कि 6 हिस्से का बराबर होगा, तो 24 का बिल्कुल 1 हो जाएगा, यानी कि 16 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब फिर देखिए 25 नंबर, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द सन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का अनुपात जो पृथ्वी यानी कि 4 सैटेलाइट्स मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा,
तो ये टोटल आप सभी का 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप लोग देखिए 26, द रेस्टोरिंग ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन हैज, मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रयत्न बल को किस रूप में जाना जाता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो नॉन हैज, तो 26 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्टेट बोले तो प्रतिबल, ठीक है, मतलब कि प्रतिबल उस पर लगा रहा है, ठीक है, अस्टेट कर रहा है। अब देखिए सब्सटेंस विच कैन बी स्टेटेड टू कॉज लार्ज स्ट्रेंस आर कॉल्ड, मतलब जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाएगा। तो उन्हें हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है, इलास्मेटर कहेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ए पॉइज डैश सभी का पूछा है, ठीक है, तो एक पाइज किसके कितना के बराबर होगा, तो यहाँ पर बता दें कि एक पाइज जो है आप सभी का 0.1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये जो जितना भी अभी फिजिक्स में आप लोग दे रहे, फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस पूछता, न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछता है। अब देखिए द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फॉर फ्लड इन मोमेंट इज, गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है, तो ये क्या होगा, तो ये आप सभी का प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, संपर्क के सतह क्षेत्रफल के समानुपाती, ठीक है। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज द ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप, मतलब कि जो है ड्रॉप, मान कि कोई ड्रॉप है, कोई वाटर है, मान चलिए आप लोग गिलास से एक बूंद पानी को गिराते हैं, ठीक है, और वो जो बूंद है वो 2 भाग में आपका क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, द सम ऑफ द बीच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप इज इक्वल टू ऑफ द सिंगल वन, मतलब पानी का एक बूंद, ठीक है, 2 बूंद में टूट जाते हैं, तो 2 बूंद के किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होगा, मतलब दोनों में से किस का एक गुण जो है उस बड़ा गोला का आकार का बराबर होगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतन, ठीक है, आयतन दोनों का समान होगा। व्हेन वाटर इज द हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 सेल्सियस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मान चलिए कोई वाटर है जिसको आप लोग हीट करो, यानी कि पानी है, पानी, ठीक है, मान चलिए यहाँ पर वाटर आप सभी का क्या हो, खोल रहा, मतलब वाटर है जिसको आप लोग हीट कर रहे हैं, मान चलिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो जब भी आप लोग वाटर को हीट कीजिएगा तो इसका आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वॉल्यूम में इसका क्या होता है, परिवर्तन होना, और परिवर्तन कैसा होता है, तो इसका आयतन आपका कम होते जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग हाई करेंगे वैसे वैसे इसका आयतन जो है डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है आप सभी का वॉल्यूम का होता है, जब पानी को, ठीक है, यहाँ तो आपका हो गया कम हो जाती है, द, ठीक है, एब्सोल्युटली वाटर पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, पूर्णता का निष्का क्या हो, शोषण की शक्ति क्या है, तो यहाँ पर 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 होता है। अब देखिए कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ द, ठीक है, थर्मोडायनेमिक लीड्स इन द कंसेप्ट ऑफ, उसमें गतिका का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाती है, किसकी ओर ले जाती है, तो यह आप सभी का जो तापमान है टेम्परेचर की ओर ले जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक लीड्स इज, उष्मागति का पहला नियम, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है, तो पहला नियम आप सभी का जो है किसकी ओर ले जाता है, तो आपका कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप ले जाता है। फिर आप सब देखिए 35 नंबर एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, आज सार्वभौमिक गैस नेतांक आर के एसआई मात्रक पूछा, ठीक है, यानी यूनिवर्सल गैस जिसका कांस्टेंट आपको मान गया, मतलब नियतांक है, क्या है, आर, आर का एसआई मात्रक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप सभी का हो जाएगा जे, ठीक है, मोल इनवर्स के इनवर्स, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 इन, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, एक परमाणु गैस अणुओं का स्वतंत्रता की कोटि है, तो कोटि कितना हो जाएगा आप सभी का, तो आप सभी का 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द परपेंडुलम कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 10 दोलन पूरा करने में लोलक की समय अवधि कितना होगी, तो लोलक का समय अवधि निकालने के लिए जितना सेकेंड दिया गया उसको ऊपर, कितना बार दोलन किया जा रहा है उसको नीचे, और इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर 2 सेकेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइट वेव, प्रकाश तरंग, ठीक है। अब चलिए अंतिम प्रश्न 10 नंबर आप सभी का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ वेव इज कॉल्ड, किसी तरंग में किसी कण का उसके मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो इसका हम लोग कहते हैं आयन कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है।
फिर से बोले, अगर क्लास 11 का कोई ऐसा विद्यार्थी है जो गेस्ट पेपर लेना चाहता है जिसका प्राइस 79 है, या फिर कोई भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है, जो कि आपका साइंस का क्रैश कोर्स है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आप लोग परचेज करना चाहते हैं आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।